बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हमारा आज का जो लेक्चर है वो सेक्शन 47 सीपीसी के हवाले से है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। और स्पेशली जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अराइज होते हैं और कौन से क्वेश्चंस जो आपका जो कोर्ट है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, वो उसको एड्रेस कर सकता है, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एड्रेस नहीं कर सकता और उनके लिए एक सेपरेट सूट लॉ करेगा। अब एक्चुअली जब हम 47 को पढ़ते हैं तो 47 है क्या? जहाँ तक बात आती है इस चीज़ के हवाले से कि कोई भी जो लॉ है वो मैंडेटरी प्रोविज़न है या वो एक डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है, उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि किसी भी सेक्शन के अंदर एक लफ्ज़ जो मे या शेल की सूरत में होता है, और सेक्शन 47 जब हम इसमें एक वर्ड शेल पढ़ते हैं तो शेल हमें ये चीज़ क्लियर कर देता है दैट सेक्शन 47 क्या है, ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। मींस यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट नहीं है। कोर्ट इज़ ड्यूटी बाउंड कि वो इस सेक्शन को क्या करे, इसके मुताबिक काम करे, इससे हटकर वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न ऑफ लॉ है। तो सेक्शन 47 एक मैंडेटरी प्रोविज़न की सूरत में कुछ चीज़ें बताता है। सबसे पहले वो क्या करता है कि ये एक बार लगा देते हैं। जो हमारा सेक्शन 47 है, मैंडेटरी प्रोविज़न है, और ये बार ऑन फ्रेश सूट है। बार ऑन फ्रेश सूट का मतलब क्या है? बार ऑन फ्रेश सूट का मतलब ये है कि हमारा सेक्शन 47 हमारी अदालत को रोक देता है कि भाई जहां पर जो क्वेश्चंस अंडर सेक्शन 47 एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एड्रेस कर सकता है, उन क्वेश्चंस के हवाले से फ्रेश सूट फाइल नहीं किया जाएगा। तो आपका सेक्शन 47 फ्रेश सूट के ऊपर क्या है? ये बार है, बार ऑन फ्रेश सूट है कि वो तमाम क्वेश्चंस कि जो कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अंडर सेक्शन 47 एड्रेस कर सकता है, उसके ऊपर आपको सेपरेट सूट फाइल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा स्टैट्यूटरी वर्डिंग देख लेते हैं सेक्शन 47 की, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस हवाले से। तो सेक्शन 47 कहता है, ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिक्री वाज पास्ड आर देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री। अगर हम स्कोप की बात करें, दैट व्हाट इज द स्कोप, किसका स्कोप? स्कोप ऑफ सेक्शन 47। जहां तक बात है सेक्शन 47 के स्कोप की, तो वही सेम चीज ये क्वेश्चंस की बात करता है। कौन से क्वेश्चंस? जो क्वेश्चन अराइज होते हैं। कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन अराइजिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जो क्वेश्चन एग्जीक्यूशन के दौरान अराइज होते हैं, सेक्शन 47 कहता है कि ये वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही इनको एड्रेस करेगा। अब किस चीज के हवाले से वो क्वेश्चन होगा जिसको हमारा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो एड्रेस करेगा? तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट, और उसके बाद देयर रिप्रेजेंटेटिव। मींस यहां पर एक छोटी सी चीज समझे, जो क्वेश्चंस इन बिटवीन द पार्टीज है एंड इन बिटवीन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इट मींस अगर कहीं पर ये क्वेश्चन अराइज होगा दैट समवन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पार्टी टू द सूट। पार्टी टू द सूट कौन होंगे? डेफिनेटली हमारी पार्टीज कौन है? एक पार्टी वो है जो डिक्री होल्डर है, और एक पार्टी हमारी कौन है? जजमेंट डेटर है। तो फिर सवाल क्या अराइज होगा? यहां पर यह सवाल अराइज होगा, अगर कोई जजमेंट डेटर मर जाता है तो जजमेंट डेटर के मरने के बाद वो डिक्री कौन उसको करेगा, सेटिस्फाई करेगा? वो तो करेगा जनाब उसका रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हु इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव? हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में पढ़ चुके हैं। द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब क्वेश्चन ये है कि एक बंदा कहता है मैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं हूं, लिहाजा मैं तो डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अब अगर आफ्टर पासिंग ऑफ डिक्री एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इन केस जजमेंट डेटर की डेथ हो गई तो उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? क्या नया सूट लगाना पड़ेगा? नहीं, नया सूट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि अब ये जो डिक्री है, अब उसमें तीन चीज उसने और भी बताई ना, वो तीनों चीजें हम लिख लेते हैं कि सवाल किस चीज का उठा है? एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री। सवाल कौन कौन सा उठा हमारे पास? एग्जीक्यूशन, डेफिनेटली एग्जीक्यूशन में मोड की बात आएगी।
डिस्चार्ज और उसके बाद सेटिस्फेक्शन। अच्छा, जहां तक बात है ना सेटिस्फेक्शन की, सेटिस्फेक्शन में दो चीजें आएंगी। कौन सी दो चीजें आएंगी? कि अगर अमाउंट लेस पेड है तब तो आएगा, डिक्री होल्डर आएगा। और अगर एक बंदा कहता है कि जी मुझसे एक्सेसिव अमाउंट लिया गया, डिक्री कम अमाउंट की पास की गई थी, बट डिक्री के लिए जो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो मुझसे प्रॉपर्टी ली गई है, ये जो मुझसे अमाउंट लिया गया है, ये तो एक एक्सेसिव अमाउंट है। तो जब ये सवाल, अब गौर से आप देख लें, मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ द सेक्शन 47। स्कोप ऑफ सेक्शन 47 आप बात कर ले, या आपका एक सवाल इस तरीके से आ सकता है दैट व्हाट क्वेश्चन अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री एंड विच कोर्ट विल डिसाइड सच क्वेश्चंस। अगर ये चीज हमारे पास आए तो पहली बात कि सेक्शन 47 ये कहता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होगा इन बिटवीन द पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो क्वेश्चन इस सूरत में भी हो सकता है दैट हु इज द रिप्रेजेंटेटिव एंड हु इज गोइंग टू सेटिस्फाई द डिक्री, हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द डिक्री एंड हु इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट द डिक्री, हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, ये सवाल। और इस डिक्री की एग्जीक्यूशन का मोड क्या होगा, डिक्री डिस्चार्ज कैसे होगी, और सेटिस्फेक्शन कि किस तरह ये डिक्री फुल फ्लेज 100%, अगर कम अमाउंट हुआ तो उसको पूरा कैसे करना है, और अगर ज्यादा अमाउंट हुआ है तो वो ज्यादा अमाउंट वापस कैसे करना है। अब मैं आपको दोबारा ये लफ्ज पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको समझ आए। That all the question arising between the parties to the suit in which the decree was passed or the representative to the suit in the execution, discharge and satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit। तो क्या हो गया कि ये सारे मामलात जब एग्जीक्यूशन के दौरान अराइज होंगे तो इसके ऊपर क्या हो गया, सेक्शन 47 ने क्या लगा दिया, बार ऑन द फ्रेश सूट, कि कोई नया मुकदमा फाइल नहीं किया जाएगा। तो कौन एड्रेस करेगा, ऑल द क्वेश्चन विच अराइज ड्यूरिंग सेक्शन 47 या एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री विल बी एड्रेस्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। एंड व्हाट इज मेंट बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, मैं आपको पहले बता चुका हूं, द कोर्ट विच पास द डिक्री ऑन द फर्स्ट इंस्टांस इज द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट आर द कोर्ट टू होम द डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वो ट्रायल कोर्ट भी हो सकता है और वो कोर्ट भी हो सकता है जिसको डिक्री ट्रांसफर की गई है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, दोनों अदालतें हो सकती हैं। तो जो सेक्शन 47 है वो किसकी जिम्मेदारी लगा रहा है, वो जिम्मेदारी लगा रहा है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के लिए। और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को किस सेंस में जिम्मेदारी लगा रहा है, इन अ मैंडेटरी प्रोविजन that all the questions which arise during the execution of the decree regarding execution, discharge and satisfaction of the decree shall be addressed by the executing court। और साथ ही कहता है not by a fresh suit, it means कि ये fresh suit को क्या कर देता है, बार लगा देता है। आगे चलते हैं। The court may subject to objection as to limitation or jurisdiction treat a proceeding under this section as a suit or a suit as a proceeding and may if necessary order payment of any additional court fee। अब आगे जहां तक बात थी क्वेश्चंस की, तो 47(1) कौन सा प्रोविजन हो गया, मैंडेटरी हो गया। बट जो इसका सेकंड प्रोविजन है वो डिस्क्रिशनरी पावर है। कैसे डिस्क्रिशनरी पावर है उसका, डिस्क्रिशनरी पावर इस तरीके से है कि जो सेकंड प्रोविजन वो कहता था कोर्ट में जब मे का लफ्ज आया तो आपका डिस्क्रिशनरी पावर हो गया, शेल का लफ्ज आया तो मैंडेटरी हो गया। तो एक डिस्क्रिशनरी पावर इसमें दी गई। कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई जनाब, यहां पर एक डिस्क्रिशनरी पावर ये दी गई कि अगर कहीं पर अदालत किसी प्रोसीडिंग को सूट में, और सूट को प्रोसीडिंग मींस इन मामलात के लिए नहीं, अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन अराइज हो गया कि जहां पर ये क्वेश्चन बना कि नहीं यार ये जो सवाल, फॉर एग्जांपल फ्रॉड की प्ली आ गई। अब अगर फ्रॉड की प्ली आ जाती है तो वो 47 में तो डील नहीं होगी, वो तो 12(2) में चली जाएगी। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहेगा भाई मैं फ्रॉड सुनने के लिए बैठा ही नहीं हूं। फ्रॉड सुनने के लिए कौन बैठा हुआ है, ट्रायल कोर्ट। उसको 12(2) की एप्लीकेशन दे दो, वो आपका फ्रॉड का प्ली सुन लेगा, मैं फ्रॉड का प्ली नहीं सुन सकता। तो किसी सिंपल प्रोसीडियर ये भी हो सकता है, कोई बंदा एक ऐसा है वो दरखास्त दे दे कि जी मैं पार्टी टू द सूट हूं। मैं क्या हूं, पार्टी टू द सूट। हमने क्या पढ़ा कि कोई बंदा पार्टी टू द सूट है या नहीं है, ये कौन करेगा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एड्रेस करेगा। लेकिन जब वो बंदा पार्टी टू द सूट बनता है तो अदालत कहती हो भाई तू इस एग्जीक्यूशन में पार्टी नहीं बन सकता, अगर तुमने कुछ करना है तो तुम क्या कर लो, फ्रेश सूट फाइल कर लो।
या तुम्हारी यही जो दरखास्त है मैं इसको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, सूट में, तो इसके लिए तुम कोर्ट फीस जाकर दे दो, तुम्हारी दरखास्त नहीं बनती, तुम्हारा एक पूरा दावा बनता है। तो वो दावा मींस अदालत के पास इख्तियार है कि किसी भी प्रोसीडिंग को किस में कन्वर्ट कर देना, सूट में कन्वर्ट कर देना, और उसके ऊपर कोर्ट फीस लगाने का इख्तियार ये अदालत के पास है कि किसी भी पार्टी को वो ये सजेस्ट कर दे कि भाई आपका ये मामला नहीं बनता, आपका ये रिलीफ बनता है, आप अपना वो रिलीफ क्लेम करें। फिर उसके बाद कहता है कि वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी, सच क्वेश्चन शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। सिंपल, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो कोई शख्स रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिटरमिन करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इन बिटवीन द पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी एड्रेस्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। फिर उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दी गई है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हुज सूट हैज बीन डिसमिस्ड एंड अ डिफेंडेंट अगेंस्ट होम अ सूट हैज बीन डिसमिस्ड आर पार्टीज टू द सूट। तो अगर किसी का सूट डिसमिस हो जाता है तो वो भी क्या है, पार्टी टू द सूट, वो इसमें फॉल करेगा, हमारे पार्टीज में ही फॉल करेगा। तो चाहे वो प्लेंटिफ है, अगर उसका सूट डिसमिस हो जाता है, या डिफेंडेंट है, उसने जो है वो सेट ऑफ किया था और उसका सूट डिसमिस हो जाता है, तो तमाम लोग इसी में फॉल करेंगे। ये है सेक्शन 47 क्वेश्चन जो अराइज होते हैं हमारे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। अब यहां पर जब बात आती है लिमिटेशन की, लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन, एक छोटा सा यहां पे अमेंडमेंट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूं, वो अभी दोबारा फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सेक्शन 48 जो हमें इस चीज़ के हवाले से बता रहा है, वो चीज़ मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं। सेक्शन 48, अब सेक्शन 48 किस चीज़ के बारे में बता रहा है, लिमिटेशन। अब यहां पर जो अमेंडमेंट आया है वो अमेंडमेंट ये आया है कि पहले ये टाइम था 6 ईयर्स, कि कोई भी शख्स जिसके हक में डिग्री पास होगी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 ईयर वो एक एप्लीकेशन देगा फॉर द एग्जीक्यूशन। तो एप्लीकेशन नेसेसरी थी, एप्लीकेशन दी जाती थी अंडर सेक्शन 48 किस चीज के लिए, फॉर एग्जीक्यूशन। अगर आप लोग जो पुराने उनको पता होगा, इजरा डिक्री का एक फॉर्म फिल करके हम डालते थे अदालत के अंदर, वो जो इजरा डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 48 वाला जो 6 साल का टाइम था, अब क्योंकि जो अभी नई अमेंडमेंट आई है कुछ प्रोविंसेस में, उसने कहा है दैट द डिक्री व्हेन इट इज पास्ड will automatically transform into execution proceeding without filing of any fresh application। तो मीन्स अब जो जिन प्रोविंसेस के अंदर वो अमेंडमेंट आ चुकी है, उन प्रोविंसेस के अंदर एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर वो अमेंडमेंट नहीं आई वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 48 देनी पड़ेगी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसका टाइम उन प्रोविंसेस जैसे सिंध और हमारा जो बलूचिस्तान है यहां पर 6 साल था। लेकिन अगर किसी शख्स को फ्रॉड के जरिए से रोका जाए, फ्रॉड के जरिए से क्या किया जाए, उसको स्टॉप किया जाए टू फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन, तो फिर क्या होगा, ऐसी सूरत में यह होगा कि वो शख्स, एक सिंपल सी बात, सेक्शन 18 लिमिटेशन एक्ट, फ्रॉड हैज नो इफेक्ट ऑन द लिमिटेशन पीरियड। और फ्रॉड की सूरत में टाइम कब स्टार्ट होता है, व्हेन इट कम्स इनटू योर नॉलेज। तो फ्रॉड की सूरत में ये जो आपका लिमिटेशन पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री है, ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, और जब आपको पता चलेगा तब ये, फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है एक शख्स के हक में डिग्री पास हुई, उसका इंतकाल हो जाता है, उसके बेटे को कोई बताता ही नहीं कि तुम्हारे बाप के हक में डिग्री पास हुई है, दूसरा बंदा खामोश हो जाता है, फ्रॉड कर लिया जाता है, वो सब कुछ उससे कंसील कर लिया जाता है। तो जब उसको पता चलता है कि मेरे बाप के हक में तो डिग्री पास हुई थी और वो तो जनाब उसको तो 20 साल हो गए, टाइम लैप्स कर चुका है, तो वो अब अगर अदालत में जाता तो अदालत कहती है भाई 6 साल का अर्सा पूरा, लेकिन वो कहता है जी मुझे तो फ्रॉड के जरिए से रोका गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बाप के हक में डिग्री पैदा हुई जो है वो पास हुई थी। तो लिहाजा वहां पर ये लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसको फेवर मिलेगा, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है दैट फ्रॉड हैज नो इफेक्ट ऑन द लिमिटेशन। अब इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा, 49-48 ट्रांसफर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये ट्रांसफर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, 49 और 50 ये ट्रांसफर, किस चीज का ट्रांसफर, अच्छा एक ट्रांसफर हमने पहले भी पढ़ा था, ट्रांसफर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वो हमने जो ट्रांसफर पढ़ा था वो तो हमने पढ़ा था कि जनाब किस तरह एक जो डिक्री होल्डर है वो दरखास्त देता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, तो फिर दोबारा ट्रांसफर आ गया, पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि पूरी उसकी एक दरखास्त होगी, किस कोर्ट को ट्रांसफर किया जाएगा, तो फिर ये दोबारा कौन सा ट्रांसफर आ गया। लेकिन गौर से देखें ट्रांसफर के साथ अगला लफ्ज कौन सा लगा हुआ है,
लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एंड हु इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव? मैंने वही आपको बताया, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 11 सीपीसी डेफिनेशन क्लास में चले जाए और इसमें हमने पढ़ा था दैट हु इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वो कौन था? द पर्सन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड पर्सन। एक ऐसा शख्स जो किसी मुर्दा शख्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे। तो मींस जो ये ट्रांसफर है, यहां पर कंफ्यूज करने के लिए आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसके ऊपर आप डिस्कशन करें। तो हमने तो नहीं पढ़ा ना कहीं पर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ओ भाई, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये होता है कि जब ऑटोमेटिकली कानून के अंदर कोई एक ऐसा प्रोसेस हो जाए कि आपकी एग्जीक्यूशन ट्रांसफर हो जाए। तो डेफिनेटली जब एक शख्स मरेगा तो फिर किसी ने दरखास्त तो नहीं दी ना, बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जब कोई शख्स डिसीज्ड होगा तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। और ये क्या है कि ट्रांसफर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा इसमें सेक्शन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 सीपीसी डेफिनेशन क्लास, द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड पर्सन। सेक्शन 49 कहता है ट्रांसफरी, every transferee of a decree shall hold the same subject to the equities, if any, with the judgment debtor might have in force against the original decree holder. Simple. Transferee. Who is a transferee? Transferee वो शख्स है जिस पर किसी भी डिक्री का एग्जीक्यूशन क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। वो शख्स जिस पर किसी भी डिक्री का क्या हो गया? एग्जीक्यूशन ट्रांसफर हो गया। तो इसने बड़ा सिंपल सा कहा कि हर ट्रांसफरी को वही हकूक हासिल होंगे जो जजमेंट डेटर को हासिल थे। मतलब जो शख्स जजमेंट डेटर मर गया ना, यहां पर क्या हुआ गौर से देखते जाए जनाब। एक हमारा था जजमेंट डेटर। जब कोई जजमेंट डेटर भाई मरेगा, उसकी डेथ होगी, तो डेथ की ही सूरत में क्या होगा? मुकदमा किस पे आएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे आएगा। तो सेक्शन 49 कहता है कि जो जजमेंट डेटर, हमने कुछ पढ़े ना राइट्स, कि जजमेंट डेटर के पास भी तो कुछ राइट्स है ना, तो जो जजमेंट डेटर के पास राइट्स थे वही राइट किसके पास आएंगे? ट्रांसफरी। और ये ट्रांसफरी कौन सा वाला ट्रांसफरी है? ये ट्रांसफरी है हमारा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिस पे एक शख्स के मरने के बाद क्या हुआ? डिक्री की एग्जीक्यूशन क्या हो गई है? ट्रांसफर हो गई है। और उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव वेयर अ जजमेंट डेटर डाइज बिफोर द डिक्री हैज बीन फुली डिससेटिस्फाइड। सेक्शन 50 क्या कहता है? वही सेम चीज की बात कर रहे हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में भी बता रहा हूं। और कहता है कि जहां पर हमारा जजमेंट डेटर क्या होता है? बिफोर सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री क्या होता है? मर जाता है। द होल्डर ऑफ द डिक्री मे अप्लाई टू द कोर्ट विच पास टू एग्जीक्यूट द सेम अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज। तो डिक्री होल्डर क्या करेगा? जब कोई भी जजमेंट डेटर जब उसकी डेथ हो जाती है, तो हमें पता है कि उसकी डेथ की सूरत में एक शख्स सामने आता है जिसको हम क्या कहते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? जो एक मुर्दा शख्स की प्रॉपर्टी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह सेक्शन 49 ने कहा कि जो हकूक किसको हासिल थे? जजमेंट डेटर को, वो किसको मिल जाएंगे? वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेंगे। सेक्शन 50 कहता है कि जिस तरह एक डिक्री होल्डर को पहले क्या हक था? डिक्री होल्डर को यह हक था कि वो किसके खिलाफ आता? एग्जीक्यूशन किसके खिलाफ लगाता? जजमेंट डेटर। तो जजमेंट डेटर के मरने के बाद उसको भी यह हक मिल जाएगा कि वो वैसे ही एग्जीक्यूशन करवा सकता है। किससे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। समझ आ गया जनाब? क्लियर हो गया कि जिस तरह एक जजमेंट डेटर कोई भी रेमेडी किसके खिलाफ कर सकता है? डिक्री होल्डर के खिलाफ। उसी तरीके से हमारा जो डिक्री होल्डर है वो कोई भी एग्जीक्यूशन किसके खिलाफ लगा सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ लगा सकता है। Where the decree is executed against such legal representative, he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hands and has not been duly disposed of, and for purpose of ascertaining such liability, the court executing the decree may of its own motion or on the application of the decree holder compel such legal representative to produce such accounts as it thinks fit। ये भी समझने की बात है। देखिए, छोटी सी बात हमने यहां पर पहले समझनी है कि ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये औलाद भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। हो भी सकती है ना औलाद। लीगल ये भी तो हो सकता है ना कि बाप मर गया तो प्रॉपर्टी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? औलाद। और ये भी हो सकता है कि एक मॉर्गेजर था,
उसकी प्रॉपर्टी किसके पास थी? मॉर्गेजी के पास। तो अब मॉर्गेजी ने पहले अपना पैसा लेना कि नहीं लेना? लेना है। तो वो मॉर्गेजी भी क्या हो सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। या कोई किराएदार बैठा हुआ है, वो भी तो लीगल, कोई और बंदा लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की अपनी भी तो प्रॉपर्टी होगी, कुछ अपनी प्रॉपर्टी होगी, और कुछ प्रॉपर्टी कहां से उसको आई है? जजमेंट डेटर से। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार है वो सिर्फ उस हद तक जिम्मेदार है जो चीज उसको कहां से मिली है? जजमेंट डेटर से। मतलब अपनी जाती प्रॉपर्टी से ये डिग्री को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये उस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करेगा जो इसको कहां से मिली है? जजमेंट डेटर से। अब गौर से सुनते जाए। हमने एक विरासत का असूल पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, कि सबसे पहले क्या होगा? कफन दफन, फिर उसके बाद क्या होगा? मरने के बाद कर्जे। तो ये डिक्रियां शिक्रियां सारी किस में फॉल करती हैं? कर्जे में। तो अगर वो फर्स्ट स्टेप क्लियर उसने किया, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर करने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बची है तो, अब गौर से, ये मैंने अगर का लफ्ज क्यों यूज किया? ठहर जो, ये अगर का लफ्ज मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पर इसने लिखा है कि कहता है कि he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hands and has not been duly disposed of। कि सिर्फ वो उस प्रॉपर्टी में से ये डिक्री को सेटिस्फाई करेगा जो उसको मिली है, और जो डिस्पोज ऑफ कर दी वो नहीं, जो अभी तक उसने डिस्पोज ऑफ नहीं की। जो डिस्पोज ऑफ ये नहीं कि खुद से बेच देगा, डिस्पोज ऑफ करेगा शरीयत के असूल के मुताबिक। तो एक प्रॉपर असूल के मुताबिक जो डिस्पोज ऑफ कर दी वो होगी, जो रिमेन। और यहां पर अगर सवाल ये होता है कि वो कहते हैं जी सारी डिस्पोज ऑफ हो गई, अब क्या होगा? अब अगली बात यहीं पर लिखी हुई है कि कोर्ट जो है वो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर आर ऑफ इट्स ओन मोशन क्या कर सकता है कि कंपेल सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू प्रोड्यूस सच अकाउंट्स। और भाई साहब अकाउंट लेकर आ जाओ। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहता है सारे पैसे क्या हो गए? मुक गए, तो आगे से क्या कहना? भाई ऐसे नहीं, आप अकाउंट्स लेकर आओ कि जो उस शख्स की कितनी प्रॉपर्टी आपके पास आई थी, आपने किसको किस मद में दी है। तो वो अकाउंट उसे क्या कर सकता है? वो सारा काम उससे कर सकता है। अंडर सेक्शन 50 जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है? जो भी आपका डिग्री होल्डर है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव से उस हद तक कि जितना प्रॉपर्टी उसको कहां से मिला है, जो प्रॉपर्टी उसको मिली है जनाब कहां से? जजमेंट डेटर से आई है, उस हद तक वो उस डिग्री को सेटिस्फाई करने का जिम्मेदार है जनाब।